नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर के पॉल हूँ। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम अलग ढंग से सोचें और अपना जीवन बदलें। तो दोस्तों, आज मैंने किताब पढ़ी पोषण चिकित्सा के बारे में। जो बात आपके डॉक्टर को नहीं पता वह आपको मार सकती है। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस पुस्तक के अन्य अध्यायों का लिंक विवरण में दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 4. हमारी मरम्मत प्रणाली मैश यूनिट। युद्ध में हमेशा हताहत होंगे, और हमारे शरीर में जो युद्ध चल रहा है वह इससे अलग नहीं है। हमारे जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट रक्षा तंत्र के बावजूद दुश्मन अंदर घुस जाता है और लिपिड, वसा, प्रोटीन, कोशिका भित्ति, वाहिका भित्ति और यहाँ तक कि कोशिका के डीएनए नाभिक को भी नुकसान पहुंचाता है। कई शोध केंद्रों ने अब इन सभी ऑक्सीकृत मुक्त कणों द्वारा क्षतिग्रस्त प्रोटीन, कोशिका भित्ति, लिपिड और डीएनए के लिए क्षति हटाने और मरम्मत प्रणालियों के अस्तित्व की पुष्टि की है। सीधे शब्दों में कहें तो हमारे शरीर में एक परिष्कृत अत्याधुनिक मैश इकाई है। जब मैं एक युवा चिकित्सक था तो मुझे इस बात की प्रबल संभावना का एहसास हुआ कि मुझे वियतनाम युद्ध में मैश इकाई का हिस्सा बनने के लिए बुलाया जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो मेडिकल स्कूल में मेरे प्रशिक्षण के दौरान अधिकांश निवासी वियतनाम गए थे और अधिकांश प्रशिक्षु वहां जाने वाले थे। लेकिन जैसा कि हुआ, जब तक मैंने अपनी इंटर्नशिप पूरी की, युद्ध लगभग समाप्त हो चुका था और ड्राफ्ट अब प्रभावी नहीं था। हालांकि मैं वास्तव में कभी वियतनाम नहीं गया, मुझे मूल फिल्म मैश याद है, जिसमें सभी घायल सैनिकों को हेलीकॉप्टर से लाया गया था। सैनिकों को ठीक करने के प्रयासों में किए गए तनावपूर्ण उन्मत्त ऑपरेशन अभी भी मेरे दिमाग में ताज़ा हैं। क्या आप जानते हैं कि यही परिदृश्य हमारे शरीर के अंदर हर दिन हो रहा है? हमारे पास ट्राइएज नर्सों, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट और सर्जनों की एक परिष्कृत टीम है जो हमारे शरीर द्वारा उत्पादित मुक्त कणों से होने वाले नुकसान की मरम्मत में व्यस्त हैं। हमारे प्रत्येक शरीर में प्रत्यक्ष मरम्मत प्रणाली और अप्रत्यक्ष मरम्मत प्रणाली दोनों होती हैं। हम वास्तव में प्रत्यक्ष मरम्मत प्रणाली के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं, हालांकि यह अच्छी तरह से प्रलेखित है कि यह मौजूद है। हमारा अधिकांश ज्ञान अप्रत्यक्ष मरम्मत प्रणाली पर केंद्रित है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ट्राइएज नर्स वे हैं जो रोगी का मूल्यांकन करते हैं ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि कौन सा रोगी सबसे गंभीर स्थिति में है और उसे पहले डिटेक्टर देखा जाएगा। व्यापक अध्ययनों से पता चला है कि हमारे शरीर में ट्राइएज नर्स क्षतिग्रस्त कोशिका भागों को पहचानती हैं और फिर उनकी मरम्मत करती हैं। शरीर इन कोशिकाओं को सिर्फ पैच नहीं करता, ये वास्तव में उन्हें पूरी तरह से तोड़ देता है और फिर से नए सिरे से बनाता है। अविश्वसनीय है ना? क्षतिग्रस्त प्रोटीन बिल्कुल नए प्रोटीन बन जाते हैं जो रिसाइकिल किए गए अमीनो एसिड से बनते हैं। शरीर इसी तरह से परिवर्तित वसा और डीएनए की मरम्मत करता है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि शरीर में खुद को ठीक करने की एक अद्भुत अंतर्निहित क्षमता है। जब मैं इस मरम्मत प्रणाली की जटिल प्रकृति और कोशिका के कार्यों पर विचार करता हूँ, तो मुझे बिना किसी संदेह के पता चलता है कि यह प्रकृति का कोई यादृच्छिक कार्य नहीं है। मेडिकल स्कूल के अपने पहले वर्ष के दौरान मैंने आंख की शारीरिक रचना और कार्य का अध्ययन किया। जब मैंने संरचना की जटिलता को देखा तो मुझे एहसास हुआ कि यह वस्तु कभी भी आकस्मिक संयोग और यादृच्छिक चयन का परिणाम नहीं हो सकती। रेटिना स्वयं 12 जटिल परतों और अरबों विशेष कोशिकाओं से बना है। रेटिना में मौजूद छड़ें और शंकु प्रकाश तरंगों को इकट्ठा करते हैं और इन संदेशों को मस्तिष्क तक भेजते हैं। हमारा मस्तिष्क इन आवेगों की व्याख्या करता है और हमारी दृष्टि को ज्वलंत, गतिशील, पूर्ण रंग में बनाता है। बस एक पल के लिए अपनी नज़दीकी खिड़की से बाहर देखें और बस दृष्टि के उपहार पर अचंभित हों। यह कोई दुर्घटना नहीं है, यह एक सरल रचना है। अब जब मैं शरीर की अद्भुत प्रतिरक्षा प्रणाली और एंटीऑक्सीडेंट रक्षा प्रणाली का अध्ययन करता हूं तो मेरे मन में भी यही विचार आते हैं।
मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ईश्वर ही हमारा सच्चा उपचारक है। डेविड ने कहा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि मैं भय और आश्चर्य से बना हूं। ईश्वर ने हमारे लिए एक शानदार पृथ्वी सूट बनाया है जिसका हम ध्यान रखें और पालन पोषण करें। पुरानी अपक्षयी बीमारियों से बचाव का सबसे अच्छा उपाय हमारे अपने शरीर में है, न कि निर्धारित दवाओं में। जैव रासायनिक शोधकर्ता अब हमारे शरीर में प्रत्येक कोशिका की आंतरिक कार्यप्रणाली और जटिलताओं का अध्ययन करने में सक्षम हैं। कोशिका केवल एक खोल नहीं है जिसमें एक नर्म सुसंगत जेल होता है, जैसा कि कई प्रारंभिक विकासवादियों का मानना था। इसके बजाय ये परिष्कृत संरचनाओं, आनुवंशिक कोड और परिवहन प्रणालियों से भरा हुआ है जो अपने विस्तृत जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा जीवन का समर्थन करते हैं। जब मैं स्याही वाले पेन को देखता हूं, तो मैं कल्पना करने की कोशिश करता हूं कि कुछ प्लास्टिक, धातु और स्याही लाखों करोड़ों सालों तक पड़ी रही और फिर अचानक, संयोग से, गलती से यह पेन बन गया। लेकिन फिर मैं सोचता हूं, शायद किसी ने इसे बनाया हो। मानव शरीर एक बहुत ही जटिल रचना है, और हम इसके काम करने के तरीके और कार्यप्रणाली के बारे में जो रहस्य सीख रहे हैं, वे इसे और भी अविश्वसनीय बनाते हैं। युद्ध की तबाही। हमारे शरीर में निहित इस जबरदस्त रक्षा और मरम्मत प्रणाली के बावजूद क्षति अभी भी हो सकती है। ऑक्सीडेटिव तनाव में इन सभी सुरक्षात्मक प्रणालियों को खत्म करने और क्रोनिक अपक्षयी बीमारियों का कारण बनने की क्षमता है। मुक्त कणों के विशेष रूप से उच्च उत्पादन की अवधि के दौरान रक्षा और मरम्मत प्रणाली टूट सकती है और क्षतिग्रस्त प्रोटीन, वसा, कोशिका झिल्ली और डीएनए संरचनाओं की संख्या का सामना नहीं कर सकती है। जब ठीक से मरम्मत नहीं की जाती है तो क्षतिग्रस्त प्रोटीन कोशिका के कार्य में और भी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। क्षतिग्रस्त लिपिड के कारण कोशिका झिल्ली कठोर हो जाती है। ऑक्सीकृत कोलेस्ट्रॉल अक्सर धमनियों को सख्त कर देता है, और खराब तरीके से मरम्मत की गई डीएनए श्रृंखलाएं कोशिका उत्परिवर्तन का कारण बनती हैं जो कैंसर और बुढ़ापे में शामिल है। सरल शब्दों में कहें तो, जब हम अपने अंतर्निहित एंटीऑक्सीडेंट रक्षा और मरम्मत प्रणालियों पर अत्यधिक काम करते हैं, तो शरीर को महत्वपूर्ण क्षति पहुंचती है और अंततः कई पुरानी अपक्षयी बीमारियों में से किसी एक को जन्म दे सकती है। जैव रासायनिक शोधकर्ताओं ने वर्षों पहले महसूस किया था कि ऑक्सीडेटिव तनाव से क्षतिग्रस्त कोशिकाओं के उनके अनुमानों के आधार पर, यदि एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम और यौगिक हमारी सुरक्षा का एकमात्र साधन होते तो हम महत्वपूर्ण सेलुलर भागों को होने वाले इस नुकसान से जल्दी मर जाते। यही कारण है कि यह आवश्यक है कि हम इन सभी प्राकृतिक रक्षा प्रणालियों को अनुकूलित करें। हमारा सर्वोत्तम बचाव। ईडन के बाहर हमारा भोजन और हमारा पर्यावरण पूरी तरह से बदल गया है। परिणामस्वरूप हमारे शरीर पर सचमुच हमला हो रहा है। वायु और जल प्रदूषण, धूम्रपान के दीर्घकालिक प्रभाव और तेज गति और दबाव से भरी जीवनशैली हमारे शरीर पर तनाव बढ़ाती है। यहाँ तक कि हमारे आहार पर भी असर पड़ा है। हमारे भोजन की आपूर्ति में गुणवत्ता वाले पोषक तत्वों की काफी कमी है। 1970 में अमेरिकियों ने फास्ट फूड पर लगभग $6 बिलियन खर्च किए। 2000 में उन्होंने $110 बिलियन से अधिक खर्च किए। अमेरिकी अब उच्च शिक्षा, पर्सनल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या नई कारों की तुलना में फास्ट फूड पर अधिक पैसा खर्च करते हैं। वे फिल्मों, पुस्तकों, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, वीडियो और रिकॉर्ड किए गए संगीत पर जितना खर्च करते हैं, उससे कहीं अधिक फास्ट फूड पर खर्च करते हैं। इन सभी कारकों का मतलब है कि मुक्त कण पहले से कहीं अधिक सक्रिय और हानिकारक हैं। पोषण संबंधी दवा। हमारे आहार को महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और खनिजों के साथ पूरक करना हमारे शरीर की कोशिकाओं को सुपरचार्ज करने का एकमात्र तरीका है। प्राकृतिक रक्षा और प्रतिरक्षा प्रणाली। पोषण संबंधी दवाएं हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करती हैं, क्योंकि वे प्राकृतिक सुरक्षा तंत्र को बढ़ाती हैं जो ईश्वर ने प्रदूषित दुनिया के लिए बनाए हैं।
जब हम शरीर को सही मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जिसकी उसे कार्य करने के लिए आवश्यकता होती है, तो वह ईश्वर द्वारा बताए गए काम कर सकता है। एक बार जब आप ऑक्सीडेटिव तनाव की अवधारणा और आपके शरीर पर इसके हानिकारक प्रभाव को समझ जाते हैं, तो आप सीखना चाहेंगे कि इस पर कैसे विजय प्राप्त की जाए। आप ये जानना चाहेंगे कि आपके शरीर द्वारा उत्पादित मुक्त कणों की संख्या को संभालने के लिए पर्याप्त एंटीऑक्सीडेंट और उनके सहायक पोषक तत्व कैसे प्राप्त किए जाएं। ये सुनने में जितना आसान लगता है, ये हमारे स्वास्थ्य के मामले में एक क्रांतिकारी अवधारणा है। हम जितनी अधिक देर तक इन पुरानी अपक्षयी बीमारियों को रोकने या टालने में सक्षम होंगे, हम उतने ही लंबे समय तक अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले पाएंगे। हम सभी कभी न कभी मरने वाले हैं, जब तक कि भगवान पहले वापस न आ जाएं, लेकिन जैसा कि मेरे दोस्त ने दावा किया, मैं भी चाहता हूं। मैं मरने तक जीवित रहूंगा। संतुलन ही लक्ष्य है। जब मैं एक युवा किशोर था, तो संघीय सरकार ने हमारे सिक्कों से अधिकांश चांदी निकालने का फैसला किया। तुरंत सभी पुराने सिक्के, जो ठोस चांदी के थे, सरकार द्वारा ढाले जा रहे नए सिक्कों की तुलना में बहुत अधिक मूल्यवान हो गए। कई व्यक्तियों और व्यवसायों ने इन ठोस चांदी के सिक्कों को खरीदना शुरू कर दिया और जाहिर है, हम किशोरों ने भी जितने भी ठोस चांदी के सिक्के मिल सके, उन्हें इकट्ठा कर लिया। मैं विशेष रूप से भाग्यशाली था। मेरे पिता के पास डेयरी क्वीन था और वह हर रात सिक्कों का ढेर घर लाते थे, जिन्हें मुझे कागज के रोल में लपेटना पड़ता था। मैं ध्यान से ठोस चांदी के सिक्कों को चुनता, अपने पिता की अनुमति से, और फिर उन्हें बेचने के लिए ले जाता। मुझे मेन स्ट्रीट के पास हार्डवेयर स्टोर के भारी लकड़ी के दरवाजे को खोलना बहुत पसंद था। पुरानी लकड़ी, फर्नीचर पॉलिश और तेल की बासी गंध मेरा स्वागत करती और साथ ही मी स्माले की दोस्ताना आवाज मुझे कहती, नमस्ते बेटा। जब मी स्माले मुझे आते देखते तो वे मेरे सिक्कों को तौलने के लिए एक तराजू ले आते। वे वजन के हिसाब से पैसे देते। वे पुराने जमाने के तराजू का इस्तेमाल करते थे, जिसमें तराजू के दोनों तरफ 2 ट्रे होती थी। मी स्माले एक ट्रे पर मेरे सिक्के रखते और फिर एक एक करके वजन दूसरी ट्रे पर रखते। मुझे याद है कि जब उसे मेरे सारे सिक्कों को संतुलित करने के लिए पीतल के बाट निकालने पड़ते थे, तो मैं उत्साह से अपनी सांस रोक लेता था। जैसे जैसे वह करीब आता, वह अपनी टोपी के नीचे से मेरी तरफ देखता और आंख मारता। जब तराजू आखिरकार संतुलित हो जाता, तो वह कहता, बिंगो। फिर वह मुझे बताता कि उन सारे चांदी के सिक्कों के बदले मुझे कितने पैसे मिलने वाले हैं। जब ऑक्सीडेटिव तनाव की बात आती है, तो संतुलन महत्वपूर्ण होता है। मैंने जो किस्सा सुनाया है, वह एक उपयोगी सादृश्य प्रदान करता है। हमारा शरीर हमेशा एक ट्रे पर पर्याप्त पीतल के वजन एंटीऑक्सीडेंट रखने की कोशिश करता रहता है, ताकि सभी चांदी के सिक्कों, मुक्त कणों को संतुलित किया जा सके। शरीर उनमें से कुछ एंटीऑक्सीडेंट बनाता है, लेकिन वे पर्याप्त नहीं हैं। हमारा भोजन, विशेष रूप से फल और सब्जियां, हमारे शरीर को आवश्यक सभी अतिरिक्त एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करते थे। 1 या 2 पीढ़ी पहले लोग अधिक साबुत, ताजे खाद्य पदार्थ खाते थे, जिनमें आज के आहार की तुलना में काफी अधिक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। लेकिन आज हमारे पर्यावरण में विषाक्त पदार्थों में जबरदस्त वृद्धि के परिणामस्वरूप हमारे अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से प्राप्त पोषक तत्वों की कमी के साथ हमारा वजन चांदी के सिक्कों, मुक्त कणों के पक्ष में असंतुलित हो गया है। हमें अपने शरीर को आवश्यक एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करने के लिए संतुलन में पोषक तत्वों की खुराक जोड़ने की आवश्यकता है। वास्तव में हम चाहते हैं कि पीतल का वजन तराजू को अपने पक्ष में झुकाए, क्योंकि तब हमें ऑक्सीडेटिव तनाव नहीं होगा। याद रखें, सिक्के के 2 पहलू हैं, हमारे शरीर को जितने मुक्त कणों से निपटना पड़ता है, और एक अनुकूलित एंटीऑक्सीडेंट मरम्मत प्रणाली। आगे आने वाले अध्यायों में मैं चिकित्सा साक्ष्य प्रस्तुत करूंगा, जो दर्शाता है कि आप एक व्यक्ति के रूप में स्वस्थ आहार खाकर
मध्यम व्यायाम करके और उच्च गुणवत्ता वाले पोषण संबंधी पूरक आहार लेकर अपने एंटीऑक्सीडेंट रक्षा तंत्र को कैसे बेहतर बना सकते हैं। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि मैं जिसे संदर्भित करता हूं, उसे लेकर आप कैसे कर सकते हैं। ऑप्टिमाइजर सुपर शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट की मदद से आप अपना स्वास्थ्य वापस पा सकते हैं, भले ही आप पहले ही खो चुके हों। सबसे पहले किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें जिसने प्रत्यक्ष रूप से जाना हो कि पोषण संबंधी शक्तिशाली तत्व कितने शक्तिशाली होते हैं। दवा हो सकती है। एवलिन की कहानी। एवलिन अपने परिवार के साथ वाशिंगटन के स्पोकेन में बस गई थी, जब एक गंभीर कार दुर्घटना में उसे कई चोटों के साथ अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। उसका बायां हिस्सा कमजोर और सुन्न हो गया था और डॉक्टरों को चिंता थी कि उसे स्ट्रोक हुआ है। एक के बाद एक दिल दहला देने वाले टेस्ट ने उसे और उसके परिवार को अंधेरे में छोड़ दिया। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि उसके शरीर के साथ क्या हो रहा था। लगभग 6 महीने बाद, जिस दौरान एवलिन ने 18 अलग अलग चिकित्सकों को दिखाया, उसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस का निदान किया गया। ऑक्सीडेटिव तनाव के सबसे बड़े कारणों में से एक चोट या बड़ी सर्जरी है, और एवलिन के चिकित्सकों को लगा कि दुर्घटना के आघात ने एमएस को ट्रिगर किया था। एवलिन ने हमेशा अपने निदान के प्रति एक अच्छा रवैया रखने की कोशिश की और वादा किया कि वह कभी भी बीमारी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगी। डॉक्टरों ने उसे बीटासेरोन नामक दवा देना शुरू किया, जो एमएस के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक आम दवा है। बीटासेरोन दरअसल बीटा इंटरफेरॉन है, एक ऐसा रसायन जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने की कोशिश करता है, बहुत महंगा और सहन करने में बहुत मुश्किल। एवलिन का शरीर इस दवा को मुश्किल से ही सहन कर पा रहा था और वह बहुत बीमार हो गई। 2 महीने बाद उसने अपने परिवार और अपने डॉक्टर से कहा कि वह दवा लेना जारी नहीं रखेगी। उसका परिवार उसका समर्थन करता रहा, ये समझते हुए कि भयानक दुष्प्रभाव उसके लिए किसी भी लाभ के लायक नहीं थे। एवलिन याद करती हैं, मैं बहुत दुखी थी और कई दिन उदास रही। मैं अपनी खिड़की से बाहर देखती और ये भयावह सवाल पूछती, मैं ही क्यों? और अभी क्यों? मैं रातें अपने घर के हॉल में भटकती या अपने पार्लर की खिड़की पर बैठकर रोती रहती। यह मेरे लिए अकेले रहने का एकमात्र समय था जब मैं अपनी गहरी भावनाओं को व्यक्त कर सकती थी। एवलिन अपने पति और बच्चों के साथ सहायता समूह की बैठकों में शामिल होती थी। वह और उसका परिवार अपनी जरूरतों को पूरा करने और उनकी देखभाल करने के लिए अपनी जीवनशैली में बदलाव करने लगे। एवलिन को अचानक अंधेपन की संभावना का भी सामना करना पड़ा, जो एम्स का एक लक्षण है जो कुछ लोगों को होता है। मैं अपने बच्चों के बिस्तर के नीचे बैठती थी, वह याद करती है, उन्हें सोते हुए देखती थी, उनके चेहरे, उनके बालों का रंग, उनके शांत भाव याद रखती थी ताकि मैं भूल न जाऊं कि वे कैसे दिखते थे। मैं अपनी डायरी में लिखती थी और दस्तावेज बनाने की कोशिश करती थी। मैं अपने बच्चों के बारे में जो कुछ भी याद कर सकती थी, वह सब भूल गई। ऐसा कोई दिन नहीं बीता जब मैंने एक भी पल को हल्के में न लिया हो। कुछ ही समय में एवलिन की हालत खराब होने लगी। अगले 4 सालों में उसके दोनों पैरों और अंततः उसकी भुजाओं और हाथों की ताकत कम होती गई। उसे कुछ समय के लिए 4 नुकीली छड़ी का इस्तेमाल करना पड़ा। कुछ महीनों बाद उसे वॉकर की जरूरत पड़ी। इससे भी ज्यादा निराशाजनक और हतोत्साहित करने वाली बात यह थी कि उसे आंत और मूत्राशय में रुकावट होने लगी। इससे न केवल उसे असहज महसूस होने लगा, बल्कि मूत्राशय और गुर्दे में कई संक्रमण भी हो गए। वह अपनी शारीरिक और भावनात्मक जरूरतों के लिए पूरी तरह से अपने परिवार पर निर्भर हो गई। इस सब के बावजूद एवलिन का रवैया अद्भुत था। वह अपने वॉकर या परिवार की मदद के बिना मुश्किल से कहीं जा पाती थी। वह अपने दोस्तों के चेहरों पर अपनी गिरावट के सदमे को देख सकती थी। लेकिन एवलिन ने हार नहीं मानी। अपनी बीमारी के जवाब में इस पत्नी और मां ने फिजियोथेरेपी शुरू की और खुद ही एमएस पर शोध करना शुरू कर दिया। एवलिन ने कुछ वैकल्पिक उपचारों की कोशिश की, लेकिन उनकी हालत में गिरावट जारी रही। फिर अपने निदान के लगभग 4 साल बाद उसने अपनी बीमारी की प्रगति को धीमा करने के प्रयास में शक्तिशाली पोषण संबंधी पूरक लेने का फैसला किया। उसने अंगूर के बीज के अर्क और कोएंजाइम Q10 नामक एक प्राकृतिक पोषक तत्व के साथ कुछ मजबूत एंटीऑक्सीडेंट और खनिज गोलियों से शुरुआत की।
कुछ ही हफ्तों में एवलिन को बेहतर महसूस होने लगा। सालों में पहली बार मैं पूरी रात सो पाए और सुबह उठने पर मुझे आराम महसूस हुआ, वह बताती हैं। मुझे अब दिन में झपकी लेने की जरूरत नहीं थी और मुझे मूत्राशय या आंत्र संबंधी कोई समस्या नहीं थी। मैंने अपने धीरज के स्तर में वृद्धि महसूस की। मेरी टांगों और बाहों में ताकत वापस आने लगी। मैं फोन का जवाब देने के लिए सीढ़ियां भी चढ़ सकती थी, जिससे मेरे बच्चे हैरान रह गए। वास्तव में मैंने अपनी बेटी ताशा को पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर दिया जब मैंने उसके साथ रस्सी कूदना शुरू किया। लंबे समय में पहली बार मैं नंगे पैर बाहर चलने और अपने पैरों के नीचे घास को महसूस करने में सक्षम थी। एवलिन को कई अन्य आश्चर्य हुए क्योंकि उसने अपने पोषण संबंधी पूरक लेना जारी रखा। एक बात यह है कि दुर्घटना से पहले भी वह दिल की धड़कन की समस्या से पीड़ित थी। अपने एमएस में सुधार के साथ साथ उसने ये भी महसूस किया कि उसका दिल फिर से सामान्य रूप से धड़क रहा है। जब उसने अपने डॉक्टर से नोपेस नामक दवा छोड़ने की संभावना के बारे में पूछा, जो उसके दिल की अतालता को नियंत्रित करती थी, तो उन्होंने कुछ परीक्षण किए और उसके चार्ट पर लिखा, सभी दवाएं बंद करें। एवलिन का जीवन चमत्कारिक रूप से बदल गया था। क्या हुआ? एवलिन में इतना सुधार क्यों आया? उस समय में ऐसे परिणाम शामिल थे। मैंने कई रोगियों को देखा है जिनकी बीमारी भड़क उठी थी, लेकिन वे ठीक हो गए। लेकिन उनकी समग्र शक्ति और शारीरिक कार्य अभी भी धीरे धीरे बदल रहे थे। गिरावट आए। एवलिन की कहानी उल्लेखनीय रूप से इस पुस्तक में बताए गए सिद्धांतों को लागू करके एवलिन अपने भीतर के युद्ध को जीतने में सक्षम थी। उसने अपने शरीर में संतुलन बहाल करने और ऑक्सीडेटिव तनाव को वापस नियंत्रण में लाने के लिए पर्याप्त एंटीऑक्सीडेंट और उनके सहायक पोषक तत्व प्रदान करना शुरू कर दिया। उसने अपने शरीर की प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली का निर्माण किया और साथ ही अपने शरीर की प्राकृतिक मरम्मत प्रणाली में सुधार किया। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि एवलिन की हालत में लगातार सुधार हो रहा है और अब वह सक्रिय जीवन जी रही है। उसे अपना पोषण कार्यक्रम शुरू किए 7 साल से ज्यादा हो गए हैं। बेशक उसे अभी भी एमएस है और उसे सावधान रहना पड़ता है, लेकिन वह जीवन को पूरी तरह जी रही है। वह अपने एमएस सहायता समूह में जाना जारी रखती है, अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों को प्रोत्साहित करने के लिए। एवलिन के न्यूरोलॉजिस्ट को अभी भी नहीं पता कि उसके चमत्कारी बदलाव के बारे में क्या सोचना है। उन्होंने हाल ही में उसके मस्तिष्क की दोबारा एमआरआई करवाने का आदेश दिया। उन्हें आश्चर्य हुआ कि मस्तिष्क में फैली सफेद पट्टिका, जो एमएस का निदान करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफी कम हो गई थी। इसका मतलब केवल एक ही हो सकता है, इस बीच उपचार हो गया था। आमतौर पर मस्तिष्क पर ये विशिष्ट घाव केवल संख्या में ही बढ़ते हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि एवलिन के न्यूरोलॉजिस्ट अवाक रह गए। यहाँ इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि जब जरूरी पोषक तत्व इष्टतम स्तरों पर उपलब्ध हों, तो शरीर खुद को ठीक करने में सक्षम है। एवलिन की कहानी सिर्फ एक उदाहरण है कि भीतर की लड़ाई जीतने से क्या फायदे मिलते हैं। अब आप ऑक्सीडेटिव तनाव की मूल अवधारणा को समझ गए हैं, इसलिए अब आपको इन व्यक्तिगत पुरानी अपक्षयी बीमारियों में से प्रत्येक पर करीब से नजर डालने की जरूरत है, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें कि आप उन्हें कैसे रोक सकते हैं। यदि आपको पहले से ही कोई गंभीर अपक्षयी बीमारी है, तो आप जानेंगे कि आप अपने स्वास्थ्य को कैसे बेहतर बना सकते हैं। आप निवारक चिकित्सा के एक नए दृष्टिकोण के अद्भुत परिणामों की खोज करेंगे। सेलुलर पोषण।